नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार और मैं हूं श्वेता सिंह। कोरोना वायरस पर लगातार जो हम आपको कवरेज दिखाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर हम आज आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये खबर एक दो धारी तलवार से जुड़ रही है जो सीधे सीधे कोरोना वायरस इस समय है। एक तो संक्रमण फैल रहा है तेज रफ्तार से, दूसरी तरफ ऐसे मरीजों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में हमारे सामने आ रही है जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि जिन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण तो है लेकिन उनमें कोई भी लक्षण नहीं है। बिना लक्षण वाले ऐसे ही मरीजों को एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। माना जा रहा है कि दुनिया भर में इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव मामले 50% के आसपास हैं। भारत में ऐसे मरीज बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं। कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे भारत के लिए ये चिंता की बात है और ये आपके लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि हो सकता है आप जाने अनजाने में कोरोना वायरस को लेकर घूम रहे हो, जाने अनजाने में दूसरों तक संक्रमण फैल रहा हो। इसके लिए हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी खबरदार में जुड़ेंगे, क्योंकि जब इस तरह की कोई बीमारी होती है, जब इस तरह का कोई संक्रमण होता है जिसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो जानकारी हासिल करना और सही स्रोत से उस जानकारी को हासिल करना सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो आज खबरदार में एक एक जानकारी इससे जुड़ी देंगे, लेकिन पहले हम आपको जरा देश में जिस तरह की सूरत है, हमने दुनिया में बताया कि 50% मरीज कम से कम एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन देश में क्या हाल है वो आपको हम दिखाते हैं। देश में कोरोना के केवल 20% मरीजों में ही बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जबकि 80% कोरोना संक्रमित मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी ऐसे मरीजों में कोरोना से जुड़े कोई लक्षण नहीं दिख रहे। इसे लक्षणों की कसौटी पर देखेंगे तो आपको यह बात ज्यादा समझ में आएगी। देखिए कोरोना के लक्षण क्या हैं। सर्दी जुकाम, शरीर में दर्द, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया, लिवर, किडनी में तकलीफ, भोजन पचाने के सिस्टम में अचानक तकलीफ होना, और ये सब कोरोना के लक्षण होते हैं। इसके साथ दो और नए लक्षण भी सामने आए थे, सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता का खत्म होना और डायरिया। लेकिन अब बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनमें ऐसा कोई लक्षण नहीं दिख रहा जिसे कोरोना से सीधे तौर पर जोड़ा जा सके। यानी पहले तो वायरस लक्षणों की मदद से पकड़ में आ रहा था, लेकिन अब पूरी तरह अदृश्य है। वायरस मरीज के शरीर के अंदर है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। यह बहुत चिंता की बात है। महाराष्ट्र में 18 अप्रैल तक सामने आए कुल मरीजों में से 65% एसिम्प्टोमेटिक थे। उत्तर प्रदेश में 75%, जबकि असम में 82% मामलों में संक्रमित व्यक्ति में जांच के समय सर्दी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें नहीं थी। दिल्ली में उस दिन सामने आए सभी 186 पॉजिटिव मरीजों को बिना लक्षण वाला कोरोना था। बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी हैं जिनमें इलाज के दौरान भी लक्षण नहीं उभरे। ये वायरस के छिपे हुए कैरियर हैं जो अनजाने में बड़े पैमाने पर अपने संपर्क में आने वाले लोगों में संक्रमण फैला रहे हैं। इसीलिए रैपिड टेस्ट के जरिए इनकी पहचान करना, इन्हें आइसोलेट करना बहुत जरूरी था। सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं दिखते वायरस के लक्षण। असल में कोरोना से संक्रमित मरीज की उम्र, प्रतिरोधक क्षमता और वायरल लोड यानी खून में वायरस की संख्या से यह तय होता है कि उसमें वायरस के लक्षण दिखाई देंगे या नहीं। अगर मरीज की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है और उसका वायरल लोड भी कम है, तो ऐसा हो सकता है कि जांच होने तक पता ही न चल पाए कि वो कोरोना का शिकार है। एक बात यह भी है कि जिन मरीजों में लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ज्यादातर जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं उनकी उम्र 20 से 45 साल के बीच है, और इसके साथ ही इससे ज्यादा उम्र वाले भी कई लोग जो इस तरह की दवाइयां ले रहे हैं जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके, उन लोगों में ये जो सिम्टम्स हैं वो नहीं दिखते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये भी सच है कि उनका शरीर एक वाहक के तौर पर काम कर रहा है। वो कैरियर हैं इस वायरस के और जाने अनजाने संक्रमण फैला रहे हैं। आईसीएमआर ने सोमवार को कहा था कि भारत में 80% कोविड-19 के मामले बिना लक्षणों वाले हैं, जबकि सिर्फ 20% मरीजों में ही सूखी खांसी, बुखार और सांस नहीं ले पाने जैसे लक्षण दिखते हैं। इसलिए अब चोरी चोरी चुपके चुपके अटैक करने वाले कोरोना के इस अंदाज पर दहशत बढ़ गई है। सवाल है कि क्या आईसीएमआर को अब कोरोना टेस्टिंग के मानक बदलने चाहिए। आईसीएमआर ने कोरोना पर 20 मार्च को जो रणनीति घोषित की थी
जिसके तहत सभी गैर लक्षणों वाले वो लोग जो विदेशों से लौटे थे उन्हें अनिवार्य तौर पर 14 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहने को कहा गया। ऐसे लोगों का परीक्षण तभी हुआ जब उनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हुई। ऐसे लोगों के घर वाले जो उनके संपर्क में थे उन्हें भी घर पर क्वारंटीन किया गया। गैर लक्षणों वाले वो लोग जो कोरोना मरीज के सीधे संपर्क में रहे हों और हाई रिस्क वाले हों उन्हें मरीज से संपर्क के 5वें दिन से लेकर 14वें दिन के बीच टेस्टिंग कराने को कहा गया। आईसीएमआर ने 9 अप्रैल को अपनी टेस्टिंग गाइडलाइन में बदलाव किया, जिसके तहत उन व्यक्तियों की टेस्टिंग जरूरी की गई जिनमें कोरोना के लक्षण हो और उन्होंने बीते 14 दिन में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो। कोरोना के मरीज के संपर्क में आए सभी लोग जिनमें लक्षण दिखे हों, सभी स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण दिखे हों और सांस संबंधी गंभीर बीमारियों वाले सभी मरीज, बिना लक्षण वाले लेकिन हाई रिस्क वाले ऐसे व्यक्तियों को 5 से 14 दिन के बीच कोरोना टेस्टिंग के लिए कहा गया जो कोरोना मरीज के संपर्क में आए हों। लक्षण वाले मरीजों को लक्षण दिखने के 7 दिन के भीतर RT-PCR टेस्ट कराने को कहा गया और अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आए तो 7 दिनों बाद एंटीबॉडी टेस्ट भी कराने को कहा गया। लेकिन अब बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के बढ़ने के बाद मास टेस्टिंग कैसे हो, ये चुनौती बन गई है। You cannot, test everybody at this stage because there are limitations of the kits as well as the facilities as far as testing is there. So once, in coming few weeks, the testing ability as it's been gradually increasing, we have seen that more and more people are getting tested. So probably once we have more and more kits and more indigenous kits which are coming up, which are there, we will be able to do more and more testing for the asymptomatic people also. जाहिर तौर पर बिना लक्षण वाले मरीजों की टेस्टिंग अगर चुनौती है तो इससे खतरा बढ़ रहा है। जो लोग किसी तौर के इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन लेते हैं, ये लोग काफ़ी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो ऐसे लोगों को लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद भी जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होते या वैक्सीनेशन नहीं आता तब तक उन लोगों को ज़्यादा सावधानी लेनी बहुत ज़रूरी है। उनको घर में भी अलग से या क्वारंटाइन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर का आपका दूसरा सदस्य जैसे सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो अगर कोरोना वायरस का कैरियर है तो उससे आपको ये वायरस की ट्रांसमिशन होने का बहुत खतरा होता है। हालांकि विशेषज्ञों की राय ये भी है कि बिना लक्षण वाले मरीजों की ज्यादा तादाद से भारतीयों को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये है कि ये हम इससे इस डाटा से ये इंडिकेट हो रहा है कि शायद इंडिया में बीमारी बहुत सीवियर नहीं है। अगर ज्यादातर लोग एसिम्टोमेटिक हैं तो वो इसी से निकल जाएंगे और उनको इम्यूनिटी मिल जाएगी। ज्यादा जो सीवियर इलनेस या हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट कम है और ये हम देख भी रहे हैं। जो नंबर्स हैं और जो हम हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं वो इतनी सीवियर इलनेस अभी हॉस्पिटल में आ नहीं रही। थोड़ा बहुत ठीक है, क्रिटिकल केयर में तो पेशेंट्स आएंगे रेफर होके, वो आ रहे हैं। इस बीच बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीजों का आंकड़ा सामने रखने के बावजूद सरकार टेस्टिंग गाइडलाइन बदलने पर अभी किसी बदलाव को तैयार नहीं दिखती। अगर हमारे को कोई सो कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक पर्सन विद हाई रिस्क कॉन्टैक्ट या फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है तो हम उसका भी सैंपल लेकर उन केसेस में आपको, जबकि पेशेंट को बहुत ही वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसका भी हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से सैंपल लेते हैं, उसमें केसेस पॉजिटिव आते हैं। तो दिस एक्चुअली फैसिलिटेट, ये हमें सपोर्ट करता है कि हम पेशेंट को टाइम पर आइडेंटिफाई कर सकें, मॉर्टेलिटी कम कर सकें और पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकें। एक तो हम जो बोल रहे हैं 100 में से 80 रहते हैं, वो एक ही स्टडी है, ये बार बार बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब हम एसिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं तो जब कोई लक्षण बहुत कम होगा पेशेंट खुद होके रिपोर्ट करने का चांस उतना ही कम हो जाता है। भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों का पता लगा है। ऐसे में इस पर कोई नई समझ जल्द विकसित हो, इसका इंतजार सबको है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल देखिए, हर बीमारी होती है उसमें, चाहे सिम्प्टोमेटिक यानी लक्षण वाले, एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले और प्री सिम्प्टोमेटिक यानी कि लक्षण से पहले का एक दौर होता है। जैसे छींक लक्षण हुआ लेकिन उससे पहले अगर गले में खसखसाहट लग रही है, तो इस तरह की चीजें होती हैं हर बीमारी में। लेकिन कोरोना में इसीलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक इस समय लग रहा है क्योंकि ये बीमारी बहुत आसानी से फैलती है, ये बहुत संक्रामक बीमारी है और इसीलिए इसके बारे में जानकारी हम अलग अलग रिसर्च से, अलग अलग एक्सपर्ट से हासिल कर रहे हैं।
मैंने आज बातचीत की स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर राकेश वर्मा से। उन्होंने क्या कहा है अलग अलग सवालों के जवाब में, जरा सुनिए। कोरोना का एक नया रूप बहुत परेशान करने वाला है। वो ये है कि सिम्टम्स नहीं नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोरोना पीड़ित होता है वो व्यक्ति, और इसीलिए आगे भी फैलते जाता है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर राकेश वर्मा हैं, जो कि एडिशनल डीजी हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, साथ में जो सफदरजंग अस्पताल है जो कोरोना का जहां पर उपचार चल रहा है, वहां से भी बहुत जुड़े हुए हैं आप। ये बताइए कि कितना बड़ा खतरा ये? देखिए, ये जो कोरोना का खतरा है जो पूरे विश्वव्यापी है, आपको खुद ही दिखाई पड़ रहा है। स्पेन में 2 लाख से ज़्यादा लोग मरीज हो चुके हैं। भारतवर्ष में 20,000 के आंकड़े के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा लुप्त लोग, छुपे हुए कितने लोग हैं, उसका तो अभी आंकड़ा हमारे सामने है भी नहीं है, और उम्मीद है कि वो आंकड़ा कम हो, बहुत अच्छा रहेगा। जब भी किसी मरीज को कोई संक्रमण होता है, चाहे वो मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या कोरोना की बीमारी हो, उसमें से केवल 10 से 20% मरीजों को ही सिम्टम्स होते हैं। 70 से 80% मरीजों को होते हैं इनकी खुद की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, खुद की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उस संक्रमण को हल्के से सिम्टम आए और उनको वो अपने आप खुद ही क्रश कर देते हैं, बजाय डॉक्टर की सलाह के, बगैर डॉक्टर के। अगर आप देखें, आज तो हम 2020 में हैं। 100 साल पहले जब डॉक्टर नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, तो सभी मरीज मर नहीं जाते थे। उनका खुद ही स्वतः ही बारी नेचर खुद ही उनका इलाज कर लेती थी। आज की जो स्थिति आप बात कर रही हैं, उसका कारण ये है कि पिछले दिनों एक डाटा आया कि अगर 800 लोगों का हमने टेस्ट किया, तो उसमें से केवल 25% जो थे उनमें वो थे, और ICMR की एक रिपोर्ट आई है कि 70 से 80% मरीज जो हैं एसिम्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम कोरोना स्पेसिफिक नहीं है। वो सिम्टम्स हम ये नहीं कह सकते कि इस मरीज को कोरोना की ही बीमारी हो रही है। तो ऐसे मरीज एक तो भयावह होने से, इतना मास मीडिया में, अखबारों में छपने से कि ये बीमारी घातक है, जान ले रही है, इतनी जाने हम अमेरिका में जा रही हैं, स्पेन में जा रही हैं, इटली जा रही, तो मरीज डॉक्टर के पास आने से भी घबरा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खराब बात है। यदि किसी को कोरोना है तो उसे ये भी समझना चाहिए, उसको सिम्टम हो ना हो, वो कैरियर है, वो और 10, 50, 100 लोगों को इफेक्ट कर सकता है। जिसको सिम्टम ही नहीं है वो कैसे जाने? मतलब क्या बिल्कुल सिम्टम नहीं, या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम माइल्ड होते हैं, वेग सिम्टम होते हैं। मौसम बदल रहा है, हम लोग गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में बारिश हो रही है तो उतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है। ऐसे में कॉमन फ्लू होना, हल्का सा बुखार आना, बॉडी में मैलेज होना, वो सब चिड़चिड़ापन होना, वो सब कॉमन सिम्टम्स हैं, किसी भी बीमारी में हो सकते हैं। जैसे बुखार किसी भी बीमारी में हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन होगा, चाहे UTI हो, चाहे पेट का हो, जॉन्डिस हो, सब में बुखार हो जाता है, निमोनिया में भी हो जाता है, कॉमन सोर थ्रोट होता है, उसमें भी बुखार हो जाता है। तो वो सिम्टम देख के यदि मरीज का किसी से एक्सपोजर हुआ है, किसी ऐसी जगह गया है जहां और संक्रमित लोग हो भी सकते हैं, तो भी उसको अपनी जांच करानी चाहिए। वो जांच अपने लिए नहीं करा रहा है, उस समाज के लिए, घर परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, मोहल्ले के लिए, जिले के लिए, शहर के लिए करा रहा है, देश के लिए करा रहा है। तो ऐसे लोगों की जांच होना जरूरी है, क्योंकि अगर संक्रमित है, चाहे सिम्टम है चाहे सिम्टम नहीं है, उसको इलाज की जरूरत है। इलाज में जरूरी नहीं कि दवा हो, इंजेक्शन हो, ग्लूकोज, नहीं। उसका इलाज में क्वारंटीन होना भी पहला स्टेप इलाज का है। आप खुद को भी बचाएं, अपने जनमानस को भी बचाएं, बंधु भाइयों को बचाएं, परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं। तो इसलिए इलाज का जो पहला स्टेप है कि आपको जो संक्रमण हो गया, जिस व्यक्ति विशेष को, स्त्री को, बच्चे को, बूढ़े को हुआ है, वो अपने संक्रमण को और लोगों के पास ना जाने दे। ये भी पहला कदम इलाज का है, ये पहली जिम्मेदारी है। 80% एसिम्प्टोमेटिक हम कहते हैं, यानी सिम्टम्स नहीं, तो इसका तरीका क्या है फिर? मास टेस्टिंग? इसका तरीका एक ही है कि सामान्य रूप से किसको हल्के सिम्टम्स हैं या जिसका एक्सपोजर हुआ है, उन सब की टेस्टिंग होनी चाहिए, मास टेस्टिंग होनी चाहिए। और बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं, क्विक टेस्टिंग आ रही है, क्विक चीपर टेस्टिंग आ रही है। भारत में एक संस्थान ने भी ऐसी किट बनाई है, हो सकता है 3 हफ्ते 4 हफ्ते में उसकी मशीन आ जाए। त्रिवेंद्रम से मशीन आ रही है, किटिंग आ रही है, तो शायद मास टेस्टिंग ही इसका एक प्रयास होगा। हमारे साथ इस समय 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनसे हम पूरा विश्लेषण करते हैं कि दरअसल इसे हम कितने बड़े खतरे के तौर पर देखें और ऐसा हो क्यों रहा है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन इस समय मौजूद हैं, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता द मेडिसिटी। सर, स्वागत है आपका। और साथ में डॉक्टर राजेश एम पारिक, जो कि डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकाइट्रिस्ट, जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। डॉक्टर त्रेहन, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर इतने पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट सामने आ रहे हैं, सबसे पहले कितने बड़े खतरे की बात है और क्यों इतनी बड़ी तादाद में 80% क्यों पूरे रिपोर्टेड केसेस में से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं? ये तो एक अच्छी बात भी है
कि अगर जो इन्फेक्शन किसी को हो रही है, एक तो कितना वायरल लोड से हो रही है और उनका इम्यूनिटी कैसा है। अगर जो उनका इम्यूनिटी जो शक्ति है वायरस से लड़ने के लिए और वो इतनी ताकत है उसमें कि वो उसको उस वायरस को सप्रेस्ड रखती है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आते, तो ये तो अच्छी बात है। और ये दुनिया में भी ऐसा देखा गया है कि काफी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो जिनको कोरोना मिला है वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उनको शायद ज्यादा कोई सिम्टम नहीं होते और उनको कई बार पता भी नहीं लगता। पर इसका खतरा ये है कि एसिम्प्टोमेटिक होते हुए अगर जो किसी को है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है नॉट नोइंग कि उनको है। सो इसके दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। सो एक हमारी हिस्ट्री में भी इंडिया में अभी तक यही एक्सपीरियंस आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को बड़ा माइल्ड फॉर्म ऑफ कोरोना मतलब 80-85% को ऐसा आ रहा है। 15% को एक्चुअली थोड़ा मोर सिवियर आ रहा है और उनमें से भी मोस्टली ठीक हो जाएंगे। 5% जो हैं जिनको तकलीफ ज्यादा होगी और उनमें से 2-3% को वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ेगा। तो ये आंकड़े जो है ये हमें दिखा रहे हैं कि जो तरीका है इस डिजीज के फैलने का वो एसिम्प्टोमेटिक से भी हो सकता है और एसिम्प्टोमेटिक को अच्छी बात है इन वे कि वो ठीक हो जाएंगे बिना कॉन्सिक्वेंसेस के। तो डॉक्टर पारेख, अगर हम एसिम्प्टोमेटिक लोगों की इतनी बड़ी संख्या देखते हैं और जैसा कि डॉक्टर त्रेहन भी कह रहे हैं कि इसमें दिक्कत सिर्फ ये होती है कि आप अगर कैरियर हैं तो हो सकता है किसी कोई वीक आदमी, जो कमजोर आदमी जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी नहीं है, वो भी आपके कांटेक्ट में आ रहा हो। तो ऐसे एसिम्प्टोमेटिक लोग कैसे जानें कि उन्हें टेस्ट कराना चाहिए और वो बाकी लोगों से उतना न मिले जुले कि दूसरों तक संक्रमण ये फैल सके? श्वेता जी, मुझे ठीक तरह से सुनाई नहीं आ रहा है जो आप बोल रहे हैं। शायद आप डॉक्टर त्रेहन को एक सवाल पूछ लीजिए। आपके स्टूडियो को बोलना मेरा साउंड जरा ठीक कर सके। जी जी, डॉक्टर त्रेहन, तब तक मैं आपसे ही जान लेती हूं कि जो चीज आप बता रहे हैं, क्या ये हर्ड इम्यूनिटी जिसकी चर्चा हम दुनिया के कई देशों से सुनते हैं, क्या ये उसका परिचायक हो सकता है? क्या ये उसकी तरफ एक संकेत हो सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबल है कि सारी, बट ये दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। और इसलिए जब रैपिड टेस्टिंग का स्कोप आता है बीच में, वो इसी रीजन से आता है कि अगर जो हम रैपिड टेस्टिंग करें, स्क्रीनिंग करें कम्युनिटी में, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, उनको फिर भी क्वारंटीन किया जा सकता है जिससे वो औरों को ना फैलाएं। अब एक बात यह है कि नेचुरली अगर जो अनडिटेक्टेड लोग जा रहे हैं जिनका कोई डिटेक्शन नहीं है, उनकी वजह से और लोगों को हुआ, उनको भी नहीं पता लगा, तो ये हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है जो हेल्पफुल हो। पर उसके रिस्क भी हैं काफी ज्यादा, क्योंकि अगर जो वो 15% लोग जो हैं वो बीमार होंगे और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उनको ट्रीट करना पड़ेगा और उनमें से भी कई लोग वेंटिलेटर पे जाएंगे, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें, हिंदुस्तान की संख्या कितनी है। ये प्रॉब्लम है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि वो स्मॉल परसेंटेज भी बहुत बड़ी ऐड हो जाती है। तो अगर जो हमारी पॉपुलेशन ही 1.5 करोड़ के करीब है या 1.3 करोड़ है, जितनी भी है, उसके अंदर 3% भी बहुत बड़ी तादाद है। तो इसीलिए हमें तो हर एफर्ट करनी है कि इन लोगों को डिटेक्ट करना है, चाहे सिम्प्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक, और इनको अभी आइसोलेट करके ये जितना हम इसको रोकथाम कर सकते हैं वो अभी करनी है। हाँ, इसके बावजूद भी लोग इन्फेक्ट होंगे और हर्ड कम्युनिटी, जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, वो हो सकती है कि हमारी हेल्प के लिए आए। जी, पर आपने रैपिड टेस्टिंग की बात की, उसमें बहुत सारी खामियां जो बताई जा रही हैं। क्या जो लोग ऑटो इम्यूनिटी, जो एसिम्प्टोमेटिक जिनको दिखा रहे हैं हम, जिनमें कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, उनमें एंटीबॉडीज दिखेंगी ऐसी जिससे पता चल सके रैपिड टेस्टिंग से कि उनमें कोरोना वायरस है? नहीं, देखो, इस पे बहुत जरूरी है कि ये आप ध्यान से सुने। रैपिड टेस्टिंग के बहुत फायदे भी हैं और गलतफहमियां भी हो सकती हैं उससे। रैपिड टेस्टिंग का फायदा क्या है? अगर जो एक शख्स की रैपिड टेस्टिंग करी जाए, वो अगर जो नेगेटिव निकलती है कि कोई एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं हुई,
इसका मतलब ये है कि दो पहलू हो सकते हैं कि उस शख्स को कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है, और दूसरा है कि एक्सपोजर हुआ है पर अभी तक एंटीबॉडी नहीं हुई। इसका मतलब 7 से 9 दिन अभी नहीं निकले। तो इन लोगों को जिनका नेगेटिव निकले, इसकी वैल्यू क्या है कि आज के दिन उनमें कोई रिकॉर्डेड नहीं है एंटीबॉडी, और अगर जो हम उनको फिर से फॉलो करें हर हफ्ते बाद कि पता लग जाए कि उनको एक्सपोजर हुआ कि नहीं, तो वो एक हमें जो राहत मिल सकती है कि भाई इन लोगों को कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, अगर जो 2 हफ्ते तक हम उसको फॉलो करें। दूसरा टेस्ट ये आएगा कि उनको IgM, 2 तरीके की एंटीबॉडी होती है, IgM और IgG। अगर जो IgM निकलता है तो IgM ये कहता है कि वो 7 दिन तक यूजुअली पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, और वो 28 डेज तक एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी बॉडी में। पर उसका मतलब ये है कि वो बड़ी टेम्पररी इम्यूनिटी दे रहा है, इसलिए उन लोगों को PCR टेस्ट कराना चाहिए जिससे डेफिनेटिव पता लग जाए कि इन लोगों को कितना इन्फेक्शन हुआ है और वो किस स्टेज पे है। दूसरा जो टेस्ट आएगा वो IgG है, जो ये रैपिड टेस्टिंग का एलिमेंट होता है। IgG अगर जो पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नॉर्मली अबाउट 9 दिन के बाद होता है, और वो परमानेंटली चलता है, लाइफ में लंबा चलता है। अब साल 2 साल 3 साल जितने साल चलेगा या लाइफ लॉन्ग चलेगा वो चलेगा। अगर जो किसी में IgG प्रेजेंट आ गया है, इसका मतलब उनको एक तरीके की अभी इमीडिएट फॉर्म में इम्यूनिटी मिल गई है, तो वो सेफ हो जाते हैं कि उनकी इन्फेक्शन से जो एंटीबॉडी बनी है वो उसको लड़के और तंदुरुस्त रखेगी। तो ये तीनों चीजों को ध्यान से देखना है। पर एक सबसे बड़ी जो डिस्टर्बिंग न्यूज आई है आज, कि जो टेस्ट किट्स, रैपिड टेस्टिंग किट्स चाइना से आए हैं, उनमें से बहुत ही फेल हो गए हैं, और उनकी जो रिलायबिलिटी रेट है वो 5%, 6% ये न्यूज में आ रहा है। अगर जो ऐसा है तो ये तो बहुत भयंकर बात है कि हमने अपनी ट्रस्ट से चाइना से माल मंगाया, पैसे दे के मंगाया, काफी खर्चा किया, और ये धोखा हो गया कि वो टेस्ट की जो क्वालिटी है बहुत इंफीरियर है। इसीलिए हमें एक तरफ से बहुत ध्यान रखना है कि जो असली कंपनीज जो हैं, जैसे रोश है या डेजिमर है, इन लोगों की जो किट्स हैं वो तो टेस्ट हुए हैं फ्रॉम अमेरिकन स्टैंडर्ड्स और सर्टिफाई हुए हैं, और उनकी जो एलाइजा मशीन्स भी हैं उससे रैपिड टेस्टिंग बहुत रिलायबली हो सकती है। तो हमें ये जो चीप जो चाइना से माल आ रहा है उस पर बहुत ध्यान रखना है, और अगर जो अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि और कंट्री से रिलायबल सामान मिल रहा है, और ये रोश वालों ने कहा है कि वो अभी सप्लाई करने को बिल्कुल तैयार है और आ रहे हैं उनके किट्स। तो इसलिए वो फायदा हो सकता है हमें कि रिलायबल टेस्ट अगर जो आएगा उससे हम मैस स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जी, डॉक्टर पारिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी। डॉक्टर पारिक, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की बात हम कर रहे हैं कोरोना वायरस के इस समय में, सबसे पहले तो ये आपसे समझना चाहते हैं कि अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 80% अभी तक जो मामले हमारे सामने आए हैं उसमें 80% मरीज एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी उन्होंने लक्षण नहीं दिखाए, कितनी खतरनाक आपके हिसाब से ये चीज हो सकती है? क्योंकि जो आदमी जानता ही नहीं उसका लक्षण क्या है, वो कहीं दूसरों तक ज्यादा न फैलाए इसे। जी, अभी देखिए ICMR का डेटा तो आज ही आया है, लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो 1.5 महीने पहले का डेटा है। ये मैंने 1.5 महीने पहले ये डेटा दिखाना था, और अगर आप देख सकती है इसको ठीक तरह से, तो ये चाइना से डेटा आया है, और ये डेटा में क्या दिखाई दे रहा है कि 44,415 पेशेंट्स में उन्होंने एनालिसिस किया था। ये 1.5 महीने पहले की बात है। तो जब उन्होंने एनालिसिस किया तो हम देखते हैं कि एग्जैक्ट 81%, ये नीचे का ब्लू भाग है वो 81% है। तो 81% पेशेंट्स को चाइना में भी 1.5 महीने पहले, और 44,415 पेशेंट्स का डेटा है। तो इन पेशेंट्स में बिल्कुल माइल्ड या सिम्टम्स नहीं थे। फिर उसके ऊपर का पिरामिड था, उसमें आप देखते हैं कि थोड़ा ज्यादा था, और 5% पेशेंट्स को सीवियर सिम्टम्स थे। तो ये एग्जैक्ट डेटा भी हमारे यहाँ 80% दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छी बात भी है कि बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स नहीं है। अफसोस की बात क्या है कि ये पेशेंट्स को पता भी नहीं चलेगा कि हमको कोई बीमारी है, और अगर लॉकडाउन नहीं होता, अगर सोशल आइसोलेशन नहीं होता,
तो यही मरीज इधर उधर घूमते हैं और ये वायरस को फैला सकते हैं। सिम्टम नहीं भी होता, एसिम्प्टोमेटिक भी पेशेंट जो होता है वो वायरस को बहुत फैला सकता है। तो आज का जो आईसीएमआर डेटा आया है वो इंटरनेशनल डेटा के बराबर है और हमको ये समझना चाहिए कि सिम्टम हो या नहीं हो, सोशल आइसोलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सर, ये जो 3 तरह के पेशेंट्स हम कह रहे हैं कि सिम्टोमेटिक, प्री सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, ये सिर्फ कोरोना में है या फिर हम समझें कि बाकी भी जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उसमें इस तरह की चीजें होती हैं, या सिर्फ इस बीमारी में ये चीज सामने आ रही है? इस कोविड-19 बीमारी का ये डेटा है। बाकी सारी बीमारियों में भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, लेकिन इतना नहीं। टीबी में इतना नहीं होता है, दूसरी बीमारियों में इतना नहीं होता है, ज्यादा कम हो सकता है। लेकिन ये जो 44,415 मरीजों का डेटा हम लोग देख रहे हैं वो चीन का डेटा है 1.5 महीने पहले से, और कोविड-19 का डेटा है। डॉक्टर त्रेहन, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि लक्षण दिखने से 2-3 दिन पहले तक ही बहुत लोगों में वो संक्रमण फैल चुका होता है। यानी कि वही जो बार बार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग इकलौता वैक्सीन है जो इस समय हमारे पास है, तो सिम्टम और नो सिम्टम सोशल डिस्टेंस आपको रखना ही होगा। यही एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के सामने आने का मतलब है। मैं इस पे एक और चीज बताऊंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बाय इटसेल्फ may not be effective enough. मास्किंग उसके साथ, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग आप करेंगे और हैंड हाइजीन रखेंगे तो आपको बेस्ट चांस है कि आप उससे बच सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम खुद ही कर सकते हैं, इसमें तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए आप, इसका और कोई इलाज है नहीं अभी, सिर्फ हम ही अपना इलाज कर सकते हैं, हम ही और दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। जब भी आप घर से बाहर जाएं मास्क जरूर पहने, 3 लेयर कॉटन मास्क इज गुड इनफ। 4 से 6 फुट की दूरी मेंटेन करें और कभी किसी के क्लोज आ भी गए कोई एक्सीडेंट से तो उसमें टाइम ना निकालें, इमीडिएटली अलग हो जाए। और खास करके कोई खांस रहा है तो उससे तो जितनी दूर हो सकते हो उतनी दूर जाएं। तो ये हमें अपनी डिफेंस के लिए करना है, औरों की डिफेंस के लिए करना है, और खास करके अपने बुजुर्ग जो घर पे हैं उनके लिए करना है, क्योंकि आपने ये तो सीख लिया कि आप एसिम्प्टोमेटिक हो पर और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो। और अगर जो फैमिली में आप मिलजुल रहे हो, क्लोज कांटेक्ट रख रहे हो, और क्योंकि अब तो ये भी जाहिर हो गया कि सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं ससेप्टेबल है, जो 40% ऑफ द डेथ्स यंग लोगों की है बिलो द एज ऑफ 60। सो ये किसी को भी गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि मैं जवान हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जो मर्जी करूं। इससे बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते आप अपनी लाइफ में, क्योंकि एक बार अगर जो हुआ और आप उस कैटेगरी में है कि आपके इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट ऐसा वायलेंट रिएक्शन किया, तब आपके लंग्स भी फेल हो सकते हैं, वेंटिलेटर में भी जाना पड़ेगा, और जो लोग वेंटिलेटर में पहुंचेंगे उनमें से ओनली 50% सर्वाइव होंगे। तो इसीलिए ये मजाक नहीं समझना है। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि सीरियसली लो, और ये जो है लापरवाही कि हमें कुछ नहीं होगा, ये इससे बड़ी गलती कोई नहीं कर सकता। सो मास्किंग, सोशल डिस्टेंस, लापरवाही जी, वही 3 रामबाण जो बताए जा रहे हैं वही डॉक्टर त्रेहन भी बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर पारिक, एक और चीज नोटिस की जा रही है, अलग अलग जो साइंस जर्नल्स हैं जो छप रहे हैं, जो रिसर्चेस हो रही हैं, वो एक तरफ इशारा करती हैं कि ये जो वायरस है ये अपने आप को बदल भी रहा है, इसके रूप बदल रहे हैं, इसका वेरिएंट्स आ रहे हैं बहुत तरह के। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती तब जब अभी तक इससे बचाव का कोई दूसरा तरीका सामने ही नहीं आया है। जी, इसमें अच्छी खबर यह है कि उतना ज्यादा म्यूटेट नहीं हो रहा है। हर वायरस धीरे धीरे अपने आप से म्यूटेट होता है, उसका अवतार जो होता है वो थोड़ा बदल जाता है। फ्लू वायरस तो हर साल इतना बदल जाता है कि नया ही वायरस जैसे हो जाता है, इसलिए हर साल सीजन में फ्लू आते जाता है, उसको सीजनल फ्लू बोलते हैं, और उसका वैक्सीन भी हर साल लेने पड़ता है। कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन हो रहा है वो पहले जो बैट वायरस था उसका 90% ऑलमोस्ट 90% जेनेटिक कंपैरिजन था,
अभी थोड़ा म्यूटेट हो रहा है और डेंजरस म्यूटेशन अभी तक नहीं है, और ये संभवता नहीं है कि जल्दी ही बहुत ही बड़ा म्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन ये तो वायरस का नेचर ही है, वायरस इस तरह के होते हैं कि उनमें थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन होते जाता है। अभी उसके बारे में हमको ज्यादा फिक्र करने का कारण नहीं है। डॉक्टर त्रेहन, हम इतने दिनों में जो भारत की लड़ाई देख रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, उसमें हम देख रहे हैं कि बाकी देशों की तुलना में जो ग्राफ है वो भारत का बेहतर नजर आ रहा है। क्या ये सिर्फ हमें लग रहा है इस समय के कारण, या वाकई हम बेहतर कर रहे हैं? क्योंकि हमारा डेथ रेट भी प्रतिशत के हिसाब से बाकी देशों की तुलना में बेहतर है, कम है। देखोगे आपके ये कॉम्बिनेशन है। इंडिया में गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी स्टेप लिए लॉकडाउन के, जो और देशों ने काफी डिले कर दिए थे। लॉकडाउन से एक ही लक्ष्य था उसका कि ये जो चेन बन रही है, क्योंकि ये बहुत इन्फेक्टिव वायरस है, इसका ये देख, जैसे हम बोलते हैं कि अच्छा इतनी डेथ्स नहीं होगी, 3% होगी, और वायरसेस की भी होती थी, सार्स की 10% होती थी, वो बातें सब सही हैं, पर जिस भयंकर रेट पे ये स्प्रेड करता है, वो दूसरे वायरसेस से इसका लगता है कि बहुत ज्यादा प्रोपेंसिटी है स्प्रेड होने की। अगर जो ऐसा है तो लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो भी है, दो चीजें हो गई। एक तो हमने चेन तोड़ दी लोगों की इंटरेक्शन की, दूसरा अवेयरनेस फैली, तीसरा ये हुआ है कि जो हॉटस्पॉट्स थे जहां पे ये डिजीज ऑलरेडी फैल गई थी और एक दूसरे को दिए जा रही थी, वो भी आइडेंटिफाई हो गए। तो इसका क्या फायदा हुआ है कि 4 हफ्ते हमें हो गए हैं, अभी और 10 दिन का प्रोग्राम है। तो इससे जो 3 चीजें हुई हैं हमारे पास, स्लो डाउन हुआ है, तैयारी हो गई है कि अगर जो लड़ना पड़ेगा, जिसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, जो पीपीईस की कमी थी, जो वेंटिलेटर्स की कमी थी, जो बेड्स की तैयारी की कमी थी, वो हमें राहत मिल गई कि उस टाइम पीरियड में हमने ये तैयारी कर ली है। और इससे बड़ी चीज ये भी है कि हम ये जो 4-5 हफ्ते हम लेट हो जाएंगे, इससे अच्छी बात क्या है कि इतनी देर में कई दवाइयों की भी डिस्कवरी हुई है जिसका इस पे इफेक्ट हो सकता है। तो जैसे आपने रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स देखा, जैसे वो पुरानी ड्रग है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, और एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो हमारे पास पहले से थी, और उनको इसके साथ मॉडिफाई करके इसमें यूज करने की, इनकी इलाज के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है। दूसरी, जो ड्रग्स डेवलप हो रही थी जो इफेक्टिव हैं अगेंस्ट के, खास करके जिनको बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है उनको दें, तो हमारा डेथ रेट बहुत कम हो सकता है अगर जो ये ड्रग्स इफेक्टिव हो। तो रेमडेसिविर एक ड्रग है जो अमेरिका में डेवलप हुई, गिलियड कंपनी ने करी, उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं, वो ऐसी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि लगता है कि वो ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई। उसके इनिशियल रिजल्ट्स जो आए हैं वो काफी इनकरेजिंग आए। तो इसीलिए ये भी हमें फायदा हो जाएगा कि वो ड्रग ही आ गई और उस पर इंडिया पे रिसर्च शुरू हो रही है। वो कंपनी ने इंडिया को भी WHO के थ्रू दी है कि आप इंडिया में भी उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल कर लो। तो ये सब फायदे हमारे लिए एंड में जाके बहुत लाभ करेंगे इंडिया को। तो ये कहिए कि वेदर हेल्प कर रहा है, BCG वैक्सीन कर रही है कि नहीं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, और हम लेट आए हैं इस मुकाम पे दुनिया के हिसाब से, तो हमें ये फायदा हो सकता है कि इंडिया के अंदर इतनी तबाही ना मचे जो और देशों में हुई है। पर इसका कोई भरोसा नहीं है, हमें पूरा तैयार रहना है, और वो तैयारी है भी। अगर जो आएगा अनफॉर्चुनेटली, तो हमें लड़ने का अब मौका है तैयार, क्योंकि तैयारी है। बाकी जो बातें डॉक्टर त्रेहन कर रहे हैं, डॉक्टर पारेख, इस तरह की बातें, एक तो रिसर्च में जैसे टीबी की वैक्सीन की बात हो गई या बाकी कॉम्बिनेशन ड्रग्स की बात हो गई, ये सारी चीजें तो एक तरफ हैं, लेकिन लोग भारत में ऐसा बहुत मान रहे हैं कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी मदद कर रही है। क्या वाकई ऐसा है? क्या इसमें एक वैज्ञानिक पहलू भी इसका है, या फिर हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं इस निर्णय तक पहुंचने में? एक तरह का हो सकता है, नेचुरल इम्यूनिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रिलिमिनरी रिसर्च हुआ है कि जिन लोगों को BCG
जो बीसीजी टीबी का वैक्सीन होता है, इंडिया में ज़्यादा करके सब लोग को मिलता है। तो जिन देशों में लोगों ने बीसीजी का वैक्सीन लिया है, तो उनमें दिखाई दे रहा है कि इन्फेक्शन का रेट कम है। ये अभी कंक्लूसिव और फाइनल डेटा नहीं है, लेकिन एक थियोरी है कि शायद हमारे देश में इतना बीसीजी के वैक्सीनेशन के वजह से शायद नंबर कम हो गए। लेकिन डॉक्टर ट्रेहान ने हमको बहुत अच्छी तरह से इंडिया के बारे में बात की। मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे हमको ये बहुत ही क्लियर समझ में आएगा कि लॉकडाउन का क्या इफेक्ट होता है। दो देशों को देखिए, स्पेन और पोर्चुगल, दोनों देश बाजू बाजू में, दोनों में एक तरीका का एक गवर्नमेंट है सेंटर लेफ्ट, दोनों में एक तरीका का ऑपोजिशन है राइटिस्ट पार्टी। स्पेन में राइटिस्ट पार्टी वॉक्स पार्टी और जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी पावर में है बिल्कुल बात नहीं करते एक दूसरे से। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे था और स्पेन में विमेन ने, फेमिनिस्ट लोगों ने विमेन्स राइट्स के लिए बड़ा प्रोटेस्ट प्लान किया। गवर्नमेंट बोल नहीं पाया उनको कि ये मत करो क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। राइटिस्ट पार्टी ने भी काउंटर प्रोटेस्ट किए। तो एक दिन में 40-50 हजार लोग रास्ते पे आ गए 8 मार्च को, और दूसरे हफ्ते में स्पेन के केसेस डबल हो गए। पोर्चुगल का पॉपुलेशन 20% है स्पेन से, लेकिन वहां मौत का जो रेट है वो 3% ही है। तो 20% पॉपुलेशन में 3% डेथ है स्पेन का। हमारे देश में जो लॉकडाउन हुआ वो ठीक समय पे हुआ, और वो मुझे लगता है अपने नेचुरल इम्यूनिटी से भी बड़ा कारण है कि हमारे रेट्स कम है। डॉक्टर त्रेहन, एक और बात लोगों के मन में उठती है, वो ये कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि उसे लक्षण नहीं है, तो उसे सिर्फ दूसरों को वो बीमारी फैलाने से रोकना है, यानी इसीलिए उसको पता चलना चाहिए कि वो इसका कैरियर है, या फिर एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति को भी इलाज की जरूरत है? देखो, इलाज तो पहली बात तो इलाज है भी नहीं। दूसरी बात, एसिम्प्टोमेटिक को कोई इलाज की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिम्प्टोमेटिक अगर जो होगा, जैसे फीवर होता है या कुछ होता है, तो उसको ट्रीट करते हैं हम सिम्प्टोमेटिकली। पर सिर्फ एक बात है, ये जिसको हुआ और वो एसिम्प्टोमेटिक है और ठीक हो जाएगा, वो तो उसकी तो किस्मत अच्छी है। पर अगर जो ना जाने वो और लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, जिनको सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो वो फिर बुरी बात हो जाती है। तो इसीलिए हमारे को ये नहीं सोचना है कि जो एसिम्प्टोमेटिक है उसको डिटेक्ट किया ही नहीं जाए, चलने दो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो कांटेक्ट होते हैं किसी नोन पेशेंट से, जैसे कोई बाहर से आया, उसको क्वारंटीन करके या उसके टेस्ट जो है वो करते रहे, कि पता लग जाए कि ये नॉन सिम्प्टोमेटिक कैरियर तो नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत वैल्यू होती है कि पता लग जाए जी। उसके लिए तो जो पब्लिक तो चाहेगी कि अगर जो मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं और मुझे पता ही ना लगे तो मैं निकल जाऊं, मुझे कोई स्टिग्मा ना हो। पर ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, आपकी फैमिली के लिए अच्छी बात नहीं है। आपने जो 4 अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्ट कर दिया और आप निकल गए, तो इसका कोई खुशी की बात नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे पास साधन है वो लिमिटेड साधन है, उसको जिस तरफ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए, उसको करना चाहिए। ये सही बात बोली डॉक्टर पारक ने भी, और मैं भी बोल रहा था कि हमें लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ है, और ये बहुत बोल्ड स्टेप रहा है गवर्नमेंट का। लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई है। आप उन लोगों को देखो जिन्होंने सैक्रिफाइस किया ये लॉकडाउन की वजह से, जो अपनी फैमिली से दूर है, खाना की कमी है, फाइनेंस की कमी है, ये बहुत बड़ी प्राइस पे कर रहे हैं लोग। पर ये जो प्राइस है, ये अगर जो कोरोना वायरस को रोक ले तो उसकी तुलना में ये बहुत छोटी प्राइस है। क्योंकि अगर जो वो जैसे न्यूयॉर्क में फैला है या और कई कंट्रीज लाइक ईरान में फैला है, स्पेन में फैला है, वो तो एक तो पब्लिक के ऊपर जो तकलीफ आएगी, उसका इकोनॉमिक जो बर्डन है वो बहुत साल लग जाएंगे उससे रिकवर होने में, हिंदुस्तान जैसी कंट्री में। सो आई थिंक ये आप इसको अगर जो एंड कर सोचते हैं कि क्या करना है, हमें लॉकडाउन हॉटस्पॉट्स को रखना चाहिए, और 4-5 दिन में डेटा आने दो, हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये कहना कि डबलिंग रेट स्लो हो गया है, तो वो तो डिपेंड करता है कि किस नंबर से डबल होना है।
अगर जो 2 से 4 होना है वो 2 दिन में हो जाए और 1000 से 2000 7 दिन लग जाए तो उसकी तुलना नहीं कर सकते हम। हमें तो ये देखना है कि वो रेट बढ़ता ही जा रहा है और हॉटस्पॉट्स में बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और डेथ रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। हमें उन हॉटस्पॉट्स को बिल्कुल, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई और दिल्ली को लॉकडाउन रखा है और भी कई सिटीज, पंजाब को भी लॉकडाउन रखा है, इसको फिर इवेल्युएट करना है आहिस्ते आहिस्ते। जो नॉन हॉटस्पॉट्स हैं, ग्रीन एरियाज है, वहां पे अगर जो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो सकती है तो जरूर करो, हार्वेस्टिंग जरूर होनी है, पर उसके अंदर बिल्कुल प्लान करके कंट्रोल करके हम करेंगे तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं 2 बातें आपको और कहना चाहता हूँ। बहुत सही बात आप कह रहे हैं डॉक्टर त्रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसे इतने अच्छे से समझाने के लिए। और साथ में डॉक्टर पारेख आपका भी, वाकई जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा, जान और जहान के संतुलन की आवश्यकता है।